वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीवाईक्यूज दैट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल इशू चैप्टर. सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. क्वेश्चन नंबर 1, स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर इज अनदर नेम ऑफ. बर्न एग्रीकल्चर यानी कि जहां पर क्या किया जाता है, पहले जंगल को जलाया जाता है, फिर उसकी राख को एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाता है. ये हमने डिस्कस किया था. तो वो इनमें 4 चॉइसेस में से कौन सी चॉइस उसको स्लैश एग्रीकल्चर कहते हैं? इज इट क्रॉप रोटेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, स्टेप फार्मिंग और जूम कल्टीवेशन? सो दिस इज जूम कल्टीवेशन. झूम के क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न के लोग पहले क्या करते थे, एक जगह पर पहले कल्टीवेशन करते थे, जंगल साफ करते थे, उसमें आग लगाते थे, है ना. फिर उसकी जो राख थी उसे ऐसे फर्टिलाइजर यूज करते थे, फिर दूसरी जगह जाके करते थे ताकि जब तक 5-7 साल बाद दोबारा से उसकी फर्टिलिटी वापस आ जाए. तो उसको जूम कल्टीवेशन कहा जाता है. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द हु इज द फाउंडर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन. ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो कौन से इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिनकी वजह से आ पाया? इज इट डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन और डॉक्टर एन.जी. बोरलॉग और डॉक्टर वी.पी. पाल एंड डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर एन.ई. बोरलॉग और डॉक्टर अय्यर नागर? सो ये हमें पता है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन एंड डॉक्टर बी.पी. पाल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन रिवॉल्यूशन, है ना. तो चॉइस नंबर 2 वुड बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. An aquatic plant introduced from America to check pollution has become troublesome 39 weed in India. ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है. इसमें पूछा गया है कि वो कौन सा एक्वेटिक प्लांट था जो अमेरिका से लेकर आया गया ताकि जो हमारे जिसका एक काफी खूबसूरत सा पर्पल कलर का फ्लावर था, हमारे जो पॉन्ड है उसको क्या किया जा सके, पॉल्यूशन फ्री किया जा सके. लेकिन वो एज ए प्रॉब्लमेटिक वीड अल्टीमेटली साबित हुआ. तो ये ओपिनिया था, पिस्टिया, आइकॉर्निया और एंजेलो. तो हमें पता है ये क्या है, आइकॉर्निया था. और इसको क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं. इसने इतनी तेजी से ग्रो किया था, चॉइस नंबर 3 जो है वो इसका आंसर रहेगा. इसने इतनी तेजी से ग्रो किया था कि बाकी जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स थे, जू प्लैंक्टॉन्स थे, उसके पास क्या था, बिल्कुल एयर नहीं, जो है सनलाइट नहीं जा पा रही थी, उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी. ज्यादातर ऑक्सीजन को यही कंज्यूम कर रहा था. और जितनी देर में इसकी सफाई की जाएगी उतनी उससे ज्यादा 4 टाइम स्पीड से ये बढ़ जाता था, है ना. तो यहाँ पर ये काफी फेमस क्वेश्चन है आइकॉर्निया से रिलेटेड और ये आपको पता होना चाहिए. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं. अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, particles that are responsible for causing great harm to human health को जो पार्टिकल्स सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं उनका डायमीटर कितना होता है? सीपीसीबी ने क्या बताया? इज दिस 2.5 माइक्रोन, 5 माइक्रोन, 10 माइक्रोन और 7.5 माइक्रोमीटर? तो ये हमें पता है, इसका जो आंसर है वो है 2.5 माइक्रोमीटर. ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following are major natural mechanisms for the breakdown of chemicals in the environment? Naturally chemicals का breakdown जो environment में होता है वो कौन कौन से प्रोसेस है, मैकेनिज्म है? ये जो 4-5 दिए हुए हैं उनमें से आपको छांटने हैं. ए चॉइस दिया हुआ है डिग्रेडेशन बाय सनलाइट. यस, सनलाइट से जो केमिकल्स हैं वो डिग्रेड होते हैं, तो ये तो करेक्ट हुआ. दूसरा है ऑटो हेलोजिनेशन. नहीं, ऑटो हेलोजिनेशन से नहीं होगा. सी माइक्रोबियल डिग्रेडेशन. यस, माइक्रोब्स ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम कंडीशन पे क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं केमिकल्स का. ऑटो फॉस्फोराइलेशन, ये तो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, इसमें डिग्रेडेशन तो हो नहीं रहा, तो ये भी नहीं होगा. ऑटो ऑक्सीडेशन, यस ऑटो ऑक्सीडेशन भी होगा. ऑटो ऑक्सीडेशन भी ऑप्टिमम कंडीशंस में शुरू हो जाता है और केमिकल्स का ब्रेक डाउन करता है. तो देखते हैं ए, सी और ई चॉइस कहाँ दी हुई है. ये दी हुई है चॉइस नंबर 3 में, तो यही हमारा करेक्ट आंसर बनेगा. ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है और एक स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है. चलिए रीड करते हैं और इनको रीड करने पर वही ये पूछा हुआ है, विद इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. तो फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ है सीवेज डिस्चार्ज इन अ flowing river
cause an increase in biochemical oxygen demand. Yes, सीवेज अगर उसमें फ्लोइंग रिवर में डिस्चार्ज किया जाता है तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एकदम बढ़ जाती है. क्यों? क्योंकि उसका बायोडिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है ड्यू टू द बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रोब्स. यस, तो उनको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है. ये स्टेटमेंट सही लग रहा है. एंड दिस लीड टू मोर्टेलिटी ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक क्रिएचर. यस, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादातर वही माइक्रोब्स जो है कंज्यूम कर लेते हैं, तो बाकी फिशेस को और अदर एक्वेटिक क्रिएचर्स को नहीं मिल पाती, फिशेस वहां पर मर जाती हैं. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल ठीक है. सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है ये भी पढ़ते हैं. सीवेज डिस्चार्ज इन अ फ्लोइंग रिवर कॉज अ शार्प डिक्लाइन इन डिसॉल्व ऑक्सीजन. यस, शार्प डिक्लाइन हो जाता है डिसॉल्व ऑक्सीजन में downstream from the point of discharge due to increased consumption of dissolved oxygen by the microbes. Yes, this lead to mortality of fishes and other aquatic creature. ये भी स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल ठीक है. ये स्टेटमेंट भी अपना, क्योंकि जितनी भी डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है वो जो है सारे के सारे वही जो माइक्रोब्स हैं वो यूज करते हैं और इसके कारण से बीओडी एकदम से बढ़ जाता है ना. वो ग्राफ आपको अच्छे से याद होगा जो हमने डिस्कस किया था लेक्चर के टाइम पर. तो दोनों स्टेटमेंट एक ही बात कह रहे हैं. एक स्टेटमेंट बीओडी के रेफरेंस से बोल रहा है कि बीओडी इंक्रीज होता है इमीडिएटली क्योंकि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड उन माइक्रोब्स की बढ़ जाती है, और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि डिसॉल्व ऑक्सीजन शार्पली कम हो जाती है. वो भी अपने आप में सही स्टेटमेंट है और वो फिर अवेलेबल नहीं रहती है फिशेस और अदर एक्वेटिक क्रिएचर्स के लिए. तो मेरे हिसाब से फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल करेक्ट हैं. तो यहाँ पर चॉइस नंबर 1 वुड बी द करेक्ट आंसर. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. रॉन्ग स्टेटमेंट हमें यहाँ से छांटना है. पर्टिकुलेट मैटर ऑफ साइज 2.5 माइक्रोन या माइक्रोमीटर और लेस कैन कॉज इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज टू द लंग. हाँ बिल्कुल, 2.5 एक सीपीसीबी ने बताया हुआ है. ये साइज का पार्टिकल या इससे छोटा क्या होता है, डायरेक्टली हम इनहेल कर सकते हैं, सांस के थ्रू हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारे लंग्स खराब हो सकते हैं, आंखें खराब हो सकती हैं, है ना. प्लांट भी जब स्टोमेटा खुलते हैं तो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो पॉल्यूशन काफी हानिकारक होता है. ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है. दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं. अ लेक विच इज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट मे रिजल्ट इन मॉर्टेलिटी ऑफ फिश ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन. यस, यही अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जिसमें जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा वहां के फिशेस जल्दी मर जाती हैं क्योंकि माइक्रोब ग्रो हो जाते हैं, है ना, और वो माइक्रोब उस ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं क्योंकि उन्हें डिग्रेडेशन प्रोसेस करना होता है. ये स्टेटमेंट भी अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है. तीसरा स्टेटमेंट है. डीडीटी रेजिड्यू आर रैपिडली पास थ्रू फूड चेन बिकॉज इट इज वाटर सॉल्युबल. नो, डीडीटी इज नॉट वाटर सॉल्युबल. तभी तो ये मेटाबोलाइज नहीं होता है और एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर चला जाता है और एक्यूमुलेट होता जाता है. उसकी कॉन्सेंट्रेशन, वो पूरा पॉन्ड वाला एग्जाम्पल हमने देखा था. तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है. थर्ड. फोर्थ है. फोटोकेमिकल स्मोक पॉल्यूशन कंटेन ओजोन. ये सही है अपने आप में या हमारे को गलत स्टेटमेंट छांटना था. दैट इज चॉइस नंबर 3. ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. अ सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस in which a portion of decomposer bacteria present in the waste is called. A sewage treatment process जहां पर एक पोर्शन डिकम्पोजर बैक्टीरिया का होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट कहा जाता है. जब हम एप्लीकेशन ऑफ बायो वाला चैप्टर कर रहे थे, यूनिट कर रहे थे, तब भी इसको काफी डिटेल में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमने पढ़ा था. प्राइमरी ट्रीटमेंट कैसे होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट कैसे होता है, टर्शरी कैसे होता है और कैसे एक्टिवेटेड स्लेज एज अ डाला जाता है, एज अ इनोकुलम डाला जाता है ताकि वो जो ऑक्सीजन बढ़ जाती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो मल्टीप्लाई करे और एरोबिक जो है बैक्टीरियाज उतना ज्यादा आएंगे और क्या करेंगे, वो डिग्रेड करेंगे जो सीवेज को. ठीक है, तो ये आएगा चॉइस नंबर 3 एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट. 9 है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ बायोडीजल. बायोडीजल की ये एडवांटेज नहीं है. इट कैन रन एनी कन्वेंशनल अनमॉडिफाइड डीजल इंजन. ओके, it can use alone or mixed with fuel. Biodiesel is
नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडीजल इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, नहीं नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। बायोडीजल इज जो है बायोडिग्रेडेबल होता है ये, ठीक है, रिन्यूएबल है, इसे दोबारा यूज किया जा सकता है और ये बायोडिग्रेडेबल है। इट हैज हाई फ्लश पॉइंट कंपेयर टू द, हमारे को गलत यहाँ पर ढूंढना था, वो हमने ढूंढ लिया, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये बायोडिग्रेडेबल होता है बायोडीजल, इसीलिए इसके आगे बायो लगा हुआ है, ठीक है। ये वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कम करता है। और चॉइस नंबर क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। अ लेक नियर अ विलेज सफर हैवी मोर्टेलिटी ऑफ फिश विद इन फ्यू डेज, consider the following reason for this. Lots of urea phosphate fertilizer were used in the crop in the vicinity. Okay, तो दिस मे बी द रीजन, जब ये बहुत ज्यादा अगर यूज होगा विसिनिटी में और पानी के साथ बह के जो है अगर वहां के वाटर सोर्स में जाएगा तो मे बी न्यूट्रिएंट ज्यादा होने की वजह से वहां पर एल्गल ब्लूम्स डेवलप हो जाएंगे। लेकिन अदर चॉइसेस भी पढ़ लेते हैं। बी चॉइस है द एरिया वॉज स्प्रेड विद DDT बाय एन एयरक्राफ्ट, तो उससे फिशेज के मरने का कोई सेंस नहीं है, वो तो कंज्यूम कर लेंगे वो लोग जो भी वहां रहेगा वाटर बॉडी में। द लेक वाटर टर्न ग्रीन एंड स्टिकी, हाँ लेक वाटर ग्रीन हो जाएगा क्योंकि अगर इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वहां पहुंचेंगे तो वहां पर एल्गल ब्लूम्स डेवलप हो जाएंगे। ये भी सी पॉइंट भी अपने आप में सही है और ये भी अपने आप में सही है कि भाई ज्यादा किया तो वो लेक में पहुंच गया, लेक में पहुंचकर न्यूट्रिएंट ज्यादा थे तो एल्गी फटाफट ग्रो होने लग गई, ठीक है। डीप पॉइंट भी पढ़ते हैं। फाइटोप्लैंक्टन पॉपुलेशन इन द लेक डिक्लाइन initially thereby greatly reducing photosynthesis. No, phytoplankton population decline नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी, न्यूट्रिशन ज्यादा है। यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, ये ए और सी जहां लिखा हुआ है दैट इज इन चॉइस नंबर 4, ये करेक्ट आंसर बनेगा इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट विल हैपन इफ फ्रेश वाटर लेक गेट कंटामिनेटेड बाय एडिशन ऑफ pollutant water with high BOD? The amount of dissolved oxygen in the lake will decrease. Yes, BOD बढ़ेगा और जो dissolved oxygen है वो कम हो जाएगी। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। The lake will remain unaffected. Unaffected तो नहीं रहेगी। Number of submerged aquatic plant in the lake will increase. Increase कैसे होंगे जब dissolved oxygen ही कम हो जाएगी, है ना। नंबर ऑफ एक्वेटिक एनिमल इन द लेक विल इंक्रीज, ये भी इंक्रीज नहीं होंगे। तो हमारे को पहले ही पता चल गया था जो फर्स्ट चॉइस है दैट वुड बी द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। द थिकनेस ऑफ ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर इन द एटमोस्फियर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ, ओजोन की जो लेयर है उसकी थिकनेस किसमें नापी जाती है? डेसिबल, डेकामीटर, किलोबेस और डेप्सेंस यूनिट। इट इज डेप्सेंस यूनिट, ये हमने लेक्चर पढ़ाते समय आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना है। बायोमैग्निफिकेशन रेफर टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। यस, ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल सही है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन वाटर रेस्ट्रिक्ट एल्गल ब्लूम, रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा बल्कि वो प्रमोट करेगा एल्गल ब्लूम को। एल्गल ब्लूम डिक्रीज फिश मोर्टेलिटी, नहीं डिक्रीज क्यों करेगा, वो तो बढ़ाएगा। एल्गल ब्लूम बढ़ेगा तो फिश मोर्टेलिटी बढ़ेगी क्योंकि वो सारा का सारा ऑक्सीजन वही ले रहे हैं। यूट्रिफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक सीवेज, ये भी गलत है, ये हमारे को पहले ही मिल चुका था फर्स्ट चॉइस। बायोमैग्निफिकेशन किसे कहते हैं? किसी भी टॉक्सिक लेवल का, टॉक्सिक कंपोनेंट का हर ट्रॉफिक लेवल पर, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पर बढ़ जाना, उसका इकट्ठा हो जाना बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन के बारे में चलिए क्वेश्चन आया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। सही बात है, थर्मल पावर प्लांट में ये यूज होता है। दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इन थर्मल पावर प्लांट रिमूव आयोनाइजिंग रेडिएशन। इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ये आयोनाइजिंग रेडिएशन को थोड़े रिमूव करता है। ये किसे रिमूव करता है? ये रिमूव करता है स्मोक और डस्ट पार्टिकल को, उन पार्टिकल्स को जो काफी छोटे होते हैं, है ना, उनको चार्ज देता है और उसके बाद उनको बैठा देता है। यही इसकी प्रिंसिपल होता है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज
इनकरेक्ट ये आएगा। बोथ तो करेक्ट है नहीं, बोथ इनकरेक्ट भी नहीं है, आएगा चॉइस नंबर 2, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस विच कैन रिमूव पर्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन एग्जॉस्ट फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट, अभी अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। बाकी चॉइसेस देखने की जरूरत नहीं है। द एंटायर लाइफ, क्वेश्चन नंबर 17, द एंटायर fleet of bus in Delhi were converted to CNG. Yes, from diesel. In reference to this, which one of the following statement is false? False statement देखना है। CNG burn more efficiently than diesel. Correct है ये। CNG ज्यादा efficiently, इसके सारे बेनिफिट हमने डिस्कस किए थे लेक्चर के टाइम पर, है ना। The same diesel engine is used in CNG bus, making the cost of conversion is low. नहीं, ये सेम डीजल इंजन तो यूज नहीं होता, इसके लिए तो अलग होता है। इट इज चीपर देन डीजल, ये भी अपने आप में करेक्ट है। इट कांट बी ऑल्टर्ड लाइक डीजल, चुराया जा सकता है डीजल की तरह, वो भी नहीं, वो अपने आप में। इट कैन नॉट बी, इसमें फॉल्स, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी ऑल्टरेशन नहीं की जा सकती, जैसे कि पेट्रोल और डीजल में की जा सकती है, मिलावट करके बेचते हैं, तो ये भी अपने आप में सही है, हमारे को पता है। चॉइस नंबर 2 वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें सेम डीजल इंजन यूज नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, इन अ स्क्रबर, स्क्रबर की बात हो रही है यहाँ पे, द एग्जॉस्ट फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रिकल वायर टू चार्ज द डस्ट पार्टिकल। क्या ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है? ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है, क्योंकि स्क्रबर में क्या डाला जाता है, ऊपर से चार्ज नहीं डाला जाता, वहां पर लाइम और वाटर का स्प्रिंगल वो छिड़के जाते हैं, है ना। तो ये अपने आप में गलत स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 cannot be removed by scrubber but can be removed by electrostatic precipitator. Yes, ये स्टेटमेंट जो है अपने आप में सही है, क्योंकि जो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से रिमूव कर दिए जाते हैं, क्योंकि उसको चार्ज कर दिया जाता है, बैठाया जाता है, जबकि कंपैरेटिवली बड़े पार्टिकल्स स्क्रबर से जो है सेपरेट आउट होते हैं, बैठ सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। ये कहाँ लिखा हुआ है, 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ये हमारा चॉइस नंबर 4 बैठेगा। ठीक है, स्क्रबर में क्या डाला जाता है, वाटर और लाइम का सॉल्यूशन ऊपर से डालते हैं, नीचे से डर्टी एयर निकलती है, याद आ गया आप लोगों को, और जो डस्ट पार्टिकल है उनको नीचे बैठा दिया जाता है और प्योर एयर ऊपर निकल जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987 फॉर द कंट्रोल ऑफ व्हाट? इट इज, ये किसके लिए बना था? ओजोन डिप्लीशन के लिए बना था। ओजोन का जो बहुत बड़ा लेयर थिन हो रही है ना, उसको ध्यान में रखते हुए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना था और इस पर साइन किया था बहुत सारे देशों ने। सो एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस ही इसका आंसर बनेगा। बाकी आंसर्स क्या हैं, चॉइसेस क्या हैं? रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, नहीं ये भी नहीं है। डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, नो। सो ये हमारे को याद रखना है, क्योंकि इस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते ही हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एयर Prevention and Control of Pollution Act was amended in 1987 to include among pollutants. एयर में क्या चीज इंक्लूड कर ली गई थी? एयर में क्या चीज इंक्लूड कर ली गई थी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट में? तो ये वेहिकुलर एग्जॉस्ट, एलर्जी कॉजिंग पॉल्यूटेंट, नहीं, ये नॉइस को भी एयर पॉल्यूशन में गिना गया था कि ये भी एक पार्ट है एयर पॉल्यूशन का, क्योंकि नॉइज भी जो है एयर के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह, है ना। तो इसको डाला गया था इसमें। तो नॉइज वुड बी द करेक्ट आंसर। पर्टिकुलेट मैटर साइज 2.5, ये नहीं, बिल्कुल बेकार की बात है। थर्ड चॉइस वुड बी द करेक्ट आंसर। 21 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट? फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट में क्या चीज डालते हैं एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में? तो वो होता है, हमें पता है, एक्टिवेटेड स्लज, है ना। फ्लोटिंग डेब्रीज, इफ्लुएंट, प्राइमरी स्लज, नहीं, एक्टिवेटेड स्लज, क्योंकि वो क्या करता है और उसके डिग्रेडेशन को बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनोवेटिव रेमेडी फॉर प्लास्टिक वेस्ट? प्लास्टिक वेस्ट की इनोवेटिव
रेमेडी क्या है, हम कैसे प्लास्टिक वेस्ट को कम कर सकते हैं, इसका जो केस स्टडी दी हुई है एनसीईआरटी में, उसी पर बेस्ड ये सवाल है। क्या हम इसे बर्निंग कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन। और बोरोइंग्स 500 मीटर डीप, ये किसके लिए था, ये किसके लिए था, रेडियो एक्टिव के लिए था। ठीक है। पॉलीब्लेंड, यस पॉलीब्लेंड है इसका आंसर। क्यों? क्योंकि उसको पॉलीब्लेंड बनाकर उससे रोड बनाई जा सकती है, जिसमें बेंगलोर का एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा समझाया हुआ था, बताया हुआ था कि हम कैसे, क्योंकि वो वाटर के लिए बहुत अच्छे रिपेलेंट का काम कर रही थी और कितनी लंबी कितनी बड़ी रोड सक्सेसफुली उन्होंने बनाई थी, जो केस स्टडी आपको बताई गई है। तो हम प्लास्टिक वेस्ट को किस तरीके से, इनोवेटिव रेमेडी कौन सी हुई, पॉलीब्लेंड। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर भी इसका जो है चॉइस नहीं बनेगी। ठीक है। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे एनवायरमेंटल इशू चैप्टर से रिलेटेड। आई होप आप ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हैं। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन इन एनी चॉइस, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, खूब पढ़िए। थैंक यू।